जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझ आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो हम सभी के पेपर करने वाले हैं सुलझ जीडी का MEG बैंगलोर का, जो कि आपका पूरा का पूरा पेपर रहेगा। तो सभी क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे, कोई भी क्लास को बीच में नहीं मिस करेगा। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने ऑडियो फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें। हमारी ऑनलाइन क्लासेज की रूटीन सभी जरूर याद रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का GK GS का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर का क्लास आता है। तो हमारे इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए में देखो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है देखो, द हिल स्टेशन जावड़ी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए जावड़ी पर्वतीय स्थल जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है, द एथनिक पीपल टोडाज आर फाउंड इन। टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। जो टोडा जाति के लोग हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइएगा कि जो टोडा जाति के लोग हैं वह कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए जो टोडा जाति के लोग हैं वह पाए जाते हैं तमिलनाडु में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है यहाँ पे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? पुरुबा, अनंतनाग, करीमगंज या फिर देखो सिरसा। निम्न में से कौन सा जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिला है वह है आपका करीमगंज। ठीक है, कौन सा जिला है? तो करीमगंज है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश बॉर्डर पर है। ठीक है, क्या हो गया? तो बांग्लादेश बॉर्डर पर है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यह दिया हुआ है देखो आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं या फिर वर्धीस कुरियन। याद रखें यहाँ पर हरित क्रांति का जनक बोला है, भारत का नहीं पूछा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछा है, भारत के स्पेशली नहीं लिखकर पूछा है। तो यदि भारत के स्पेशली नहीं लिखकर पूछे इसका मतलब आपको ओवरऑल बताना है। तो ओवरऑल देखिए हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यह दिया हुआ है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया इज। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है या फिर तमिलनाडु है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। यह मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो ये आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब मुझे बताओगे। आज मैं आपको बहुत जल्द होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये आज का होमवर्क है, पर सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यह दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्स विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, मैथिली शरण गुप्त, मुल्कराज आनंद या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्न में से कौन जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक के रूप में जो है किसको जाना जाता है। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या राइट आंसर होगा? तो 6 का डी होगा, डॉक्टर APJ कलाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि ये देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 यह दिया हुआ है, प्रदीप कुमार बैनर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से संबंधित हैं? बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं यह निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए सबको कि आपका राइट आंसर क्या होगा। प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं यह संबंधित है फुटबॉल से। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी फुटबॉल। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि दिया हुआ है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8। यह है देखो आपका द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस वाज, फ्रांस का पहला शासक कौन था? लुइस 14, नेपोलियन, मर्टेल या फिर देखो चार्ल मैगना। यह जो है आपको यहाँ पे बताना है फ्रांस का पहला राजा कौन था। तो कुछ लोग जो है नेपोलियन को आंसर करेंगे कि जो नेपोलियन है वो पहला राजा था, पर ऐसा नहीं है। क्रम के अनुसार देखोगे तो जो लुइस 14 है यह नेपोलियन से पहले बना था राजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लुइस 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यह दिया हुआ है देखो आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी, एलओसी का विस्तार रूप क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड या फिर लोकेशन ऑफ कंट्रोल। बतानी है आप सबको कि एलओसी का जो है पूर्ण रूप क्या है। यह जो है आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए आंसर कीजिए और आप सभी जल्दी से बताइए कि एलओसी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एलओसी का जो फुल फॉर्म है वह होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या हो जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। और बात आती है किस किस देश के बीच में है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो याद रखिएगा यह जो है आपका है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एलओसी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा हुआ है। ठीक है, यह जो है इसको बोलते हैं देखो हम सब एलएसी। ध्यान रखिएगा इसको जो एलएसी बोला जाता है। और ये किस किस देश के बीच में है? तो यह है देखो आपका इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10। यह आपको मिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? तो यह दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज नोन्ड बाय, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा कहलाती है सांगपो, मेघना, यमुना या पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सब लोग जल्दी से बताइएगा। बहुत बार आपको करवाया होगा और बहुत ईजी क्वेश्चन भी और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को देखिए जाना जाता है मेघना के नाम से। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी मेघना। याद रखिएगा जो पद्मा है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो जमुना है, गंगा में देखो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जो है बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है हु हैड इस्टेब्लिश्ड द फोर मठ और मोनेस्टिक सीट्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य या फिर माधवाचार्य। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना जो है किसने की है? यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारत में चारों कोनों में मठों की स्थापना जो है यह किया गया है देखो शंकराचार्य जी के द्वारा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी शंकराचार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी चित्तरंजन दास ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर लाला हरदयाल ने। किसके द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है नींव रखी गई थी? यह जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है इसकी जो नींव है वह रखी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। यह क्या है देखो आपका यहाँ पे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? मानव विकास संसाधन मंत्रालय, खेल मंत्रालय, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। जो आपका केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था जो CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यह जो है आपका आता है देखो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल यह दिया हुआ है देखो विच रिलीजन आर द दिलवाड़ा टेम्पल एसोसिएटेड। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन से, हिंदू और जैन दोनों से, बौद्ध से या फिर हिंदू से। जो दिलवाड़ा मंदिर है यह निम्न में से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सब कुछ जल्दी से बताइए। तो देखिए जो दिलवाड़ा मंदिर है
यह आपका जुड़ा हुआ है जैनिज्म से, जैन धर्म से। क्या आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए जैनिज्म, जैन धर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल है, देखो आपका। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चढ़ने के कारण, तीव्र गति से होता शहरीकरण, उपरोक्त सभी घटक या फिर पेड़ों के कटाई के कारण। जो मृदा अपरदन होता है उसका मुख्य कारण क्या है, यह जो है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए। तो देखिए मृदा अपरदन का जो मुख्य कारक है वह है देखो पेड़ों के काटने की वजह से। ठीक है, मृदा अपरदन किस वजह से सबसे अधिक होता है? तो यह होता है पेड़ों के काटने की वजह से। चलिए तो 15 क्वेश्चंस जीके के आपके हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे जब रहेंगे आपके देखो 15 जीएस के क्वेश्चंस। तो चलिए कवर करते हैं। अब यहाँ पे जो है आपके देखो सेक्शन बी है, जिसमें कि आपका जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे आपका यह दिया हुआ है, डायलिसिस इज यूज्ड टू द फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डायलिसिस के प्रयोग के इलाज में किया जाता है इनमें से कोई नहीं, हृदय दुर्बलता, गुर्दे की निर्बलता या फिर मस्तिष्क रोग। जो डायलिसिस का प्रयोग है वह निम्न में से किसके इलाज में किया जाता है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइएगा कि डायलिसिस का जो प्रयोग है वो निम्न में से किसके इलाज में किया जाता है। तो देखिए जो डायलिसिस का प्रयोग है वह किया जाता है गुर्दे की निर्बलता, किडनी फेलियर के इलाज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। यह दिया हुआ है देखो आपको यहाँ पे, बहुत बार मैंने आपको करवाया है प्रैक्टिस सेट या फिर अनदर किसी भी क्लास में। द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वॉज डिस्कवर्ड बाय अस्थायी निकायों के नियमों को द्वारा खोजा गया। न्यूटन के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा या फिर एली वाटरमैन के द्वारा। अस्थायी निकायों के नियमों को जो है निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया था, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है फ्लोटिंग बॉडीज़ के बारे में। तो देखिए जो फ्लोटिंग बॉडीज़ है, जो अस्थायी निकायों के नियमों को खोजने की बात है, तो वह की गई थी देखो आपकी आर्किमिडीज के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, आर्किमिडीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया हुआ है। वल्कनाइज्ड रबर वॉज इन्वेंटेड बाय, वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार द्वारा किया गया था रॉबर्ट विलियम थॉमस के द्वारा, जॉन बॉयड डनलप के द्वारा, चार्ल्स गुडियर के द्वारा या फिर क्रिक पैट्रिक मैकमिलन के द्वारा। किसने जो है वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया था, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए कि किसके द्वारा जो है वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया गया था। तो देखिए जो वल्कनाइज्ड रबर है इसका आविष्कार किया था चार्ल्स गुडियर ने। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी, चार्ल्स गुडियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर सवाल यह दिया हुआ है देखो आपका। अमॉन्ग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, निम्न में से तत्वों के बीच ध्वनि सबसे तेज चलती है। निम्न में से निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है, जल के बीच में, निर्वात के बीच में, स्टील के बीच में या फिर हवा में। निम्नलिखित तत्वों में से जो है ध्वनि किसमें सबसे तेज चलती है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो ध्वनि सबसे तेज है वह चलती है आपकी स्टील में। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी, स्टील। याद रखिएगा ध्वनि जो है सबसे तेज चलता है स्टील में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज़, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है दोनों गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होती है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए बंदूक से छोड़ी गई गोली में जो है ना आपका गतिज ऊर्जा होता है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है देखो आपका। द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज, चाय का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया सिनेंसिस, रूबेसिया, ट्रिटियम या फिर मैंजीफेरा इंडिका। चाय का वास्तविक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको बताइए और जरा जल्दी से बताइए। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को, सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, जल्दी से शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। और उसके साथ साथ जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो देखिए चाय का जो वानस्पतिक नाम है वह है आपका कैमेलिया सिनेंसिस। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक को कहते हैं क्लोरोफिल या फिर आपका फेक्लोबिन या फिर कैरोटीन या फिर जो है जैंथोफिल। क्या बोला जाता है? पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको ही बताइए। तो देखिए पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को जो है क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, क्लोरोफिल।
पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को जो है क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 यह है, देखो डैक्टिलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, डैक्टिलोग्राफी का अध्ययन है फिंगरप्रिंट का, कार्बन डेंटिंग का, लिखावट का, या फिर देखो फॉरेंसिक का। जो डैक्टिलोग्राफी है यह निम्न में से किसका अध्ययन है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए। तो देखिए जो डैक्टिलोग्राफी है यह जो है आपका देखो अध्ययन है फिंगरप्रिंट का। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए फिंगरप्रिंट। जो डैक्टिलोग्राफी है यह आपका अध्ययन होता है फिंगरप्रिंट का। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24। यह दिया हुआ है लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस से बनता है सामान्य ग्लास से, फ्लिंट ग्लास से, पिरेक्स ग्लास से, या फिर कोबाल्ट ग्लास से। जो आपका लेंस है वो किससे बनता है, यह जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और ज़रा जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो लेंस है यह बनता है आपका फ्लिंट ग्लास से। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी फ्लिंट ग्लास। जो लेंस है इसका निर्माण देखो फ्लिंट ग्लास से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यह दिया हुआ है देखो द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा, कोल, ग्रेफाइट, या फिर चारकोल। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, यह जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए सबको ये आंसर कीजिए और जरा जल्दी से बताइए कि कार्बन का कठोर रूप जो है कौन सा है। तो देखिए कार्बन का जो कठोर रूप है वह है आपका हीरा। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए डायमंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यह दिया हुआ है देखो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है फाथोमीटर, सेलिनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर पीएच मीटर। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो उपकरण है वह है आपका सेलिनोमीटर। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन बी सेलिनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यह दिया हुआ है देखो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वृद्धि की वजह से, ओजोन की वृद्धि की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से, या फिर नाइट्रोजन की वृद्धि की वजह से। तो देखिए जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो मुख्य रूप से वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की वजह से जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यह दिया हुआ है देखो इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है AC इंटू AC, DC इंटू AC, AC इंटू DC, या फिर DC इंटू DC। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो है आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, सबको को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको करवाया हुआ है बहुत बार, सबको का जो है ये आपका होमवर्क है, सबको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यह है देखो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है द कॉमन नेम फॉर पोटेशियम कार्बोनेट इज, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है पोटास, सिरका, बेकिंग पाउडर, या फिर सोडा। जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसका सामान्य नाम क्या है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वह होता है पोटास। क्या है राइट आंसर, तो ऑप्शन ए पोटास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि ये देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30। यह दिया हुआ है और टेम्परेचर ऑफ 295 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, 295 डिग्री केल्विन का तापमान के लगभग बराबर होता है 32.33 डिग्री फ़ारेनहाइट, 74.33 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96.33 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर D 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका राइट आंसर है आपका देखो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो आपके देखो यहाँ पे जो है आज 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। हम लोग एवरीडे प्रीवियस ईयर पेपर में 30 क्वेश्चंस करते हैं और वह जो है आपको देखो आज करवा दिए गए हैं। 30 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं GK GS के। सबको अपना इसको जरूर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया। उसके साथ साथ जो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है उसका भी आंसर बताना आप सब ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को, आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा देखो शाम 7 दोपहर 1 बजे, जब कल आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के GK GS की स्पेशल क्लास। तो मिलते हैं आपसे अब सीधे कल दोपहर 1 बजे की क्लास में, इंडियन आर्मी की GK GS की स्पेशल क्लास में। आप तब तक हमारी प्रीवियस सभी क्लासेज को अटेंड कर सकते हो। और उसके साथ अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद, जय भारत।